नमस्कार दोस्तों, इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कंजम्पशन डिमांड कोविड-19 की वजह से कैसे इफ़ेक्ट हुई है और फ्यूचर में इसका कंजम्पशन का क्या पैटर्न रहने वाला है और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस और जो इक्विटी रिसर्चर्स और एनालिसिस्ट हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि कंजम्पशन इन फ्यूचर में कैसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सीधा आर्टिकल के एनालिसिस पे आने से पहले हम उसके कुछ वोकैबुलरीज देख लेते हैं। तो पहला है सरमाइज। सरमाइज मीन्स सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग नोटिस टू कंफर्म इट। मतलब कि हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं पर उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। जैसे आर्टिकल में उन्होंने ऐसे यूज़ करा है कि एट दिस पॉइंट वन कैन रिलायबली सरमाइज द मीट ईटिंग इंडियन मिडिल क्लास इज कटिंग डाउन ऑन देयर फूड एक्सपेंडिचर। कि इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि जो मिडिल क्लास है, इंडियन मिडिल क्लास है, वो अपना फूड एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है। तो इसके पीछे कोई मतलब रेलेवेंट या मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वो 100% कर ही रहा है, पर ये ऑथर ने अज्यूम कर लिया। सेकंड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट इज बी अ साइन और वार्निंग दैट इज लाइकली टू हैपन। मतलब कि कुछ चीज़ का अंदेशा है या फिर कुछ चीज़ का साइन कि कुछ होने वाला है। जैसे आर्टिकल में उसने यूज़ करा है ऐसे कि इफ चिकन सेल्स ड्रॉप इन द वीक दैट फॉलोज इट प्रूडेंट्स अ डीपर रॉट दैट इज फास्ट स्प्रेडिंग इनटू लोअर इनकम हाउस होल्ड। इसका मतलब है कि अगर चिकन सेल्स कुछ आगे के वीक्स में अगर कम हो जाती है तो इससे पता चल जाएगा कि कोविड का इफेक्ट लोअर मिडिल क्लास पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। थर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट इज अ कंसिडरेशन और अमाउंट दैट डिमिनिशेस और बैलेंसेस द इफेक्ट ऑफ अपोजिट वन। मतलब कि ऑफसेट मतलब कि बैलेंस कर देना कि एक चीज अगर ज्यादा हो गई तो दूसरी चीज उसको ओवरऑल करके कम कर देगी। तो आर्टिकल में उन्होंने ऐसा यूज करा है कि द ड्रॉप इन कंजम्पशन इन अर्बन सेंटर वाज ऑफसेट बाय बल्कियर कंज्यूमर स्पेंडिंग इन रूरल इंडिया थैंक्स टू बेटर फार्म इनकम्स लास्ट ईयर। तो कहा है कि जो अर्बन एरियाज में जो कंजम्पशन ड्रॉप हुई थी वो रूरल एक्सपेंडिचर ने उसको ऑफसेट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको याद हो कि फर्स्ट वेव में रूरल इनकम ज्यादा अच्छी हुई थी क्योंकि मानसून उस टाइम पे काफी अच्छा हुआ था। तो क्योंकि फर्स्ट वेव में अर्बन एरियाज में ज्यादा फर्स्ट वेव का ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, तो उस टाइम पे अर्बन कंजम्पशन काफी ज्यादा कम हो गई थी पर रूरल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुई थी। इस वजह से जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो बैलेंस्ड। नेक्स्ट है मॉडल थ्रू। मॉडल थ्रू इज कोप इन अ मोर और लेस सेटिस्फैक्टरी वे डिस्पाइट लैक ऑफ एक्सपर्टीज प्लानिंग और इक्विपमेंट। मतलब कि किसी चीज को हैंडल कर लेना भले ही उसमें हमारी एक्सपर्टीज ना हो या फिर इक्विपमेंट ना हो, जो भी सिचुएशन को डील करने के लिए जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल में उन्होंने यूज करा है कि मीनवाइल इक्विटी एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट एफएमजीसी, फार्मा, सीमेंट, आईटी, टेलीकॉम एंड स्टील कंपनीज टू मॉडल थ्रू दी कोविड मेस विद मिनिमम लॉस। तो मतलब क्या है कि इक्विटी एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करे ये सारे सेक्टर्स को कि वो कम से कम लॉस को में आए हुए वो कोविड को गुजर जाएंगे ये सारे सेक्टर। नेक्स्ट है लीन पैच। लीन पैच अ पीरियड ऑफ फेलियर, डिक्लाइन और पुअर परफॉर्मेंस और रिजल्ट। मतलब कि कुछ वक्त जिस टाइम पे फेलियर आ रहा है वो वाला पीरियड को लीन पैच कहेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा आर्टिकल में इसको ऐसे यूज करा है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स, हाई स्ट्रीट रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस, मल्टीप्लेक्स ओनर्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड एयरलाइन में कंटिन्यू टू पास थ्रू अ लीन पैच। मतलब कि जितने ये सारे सेक्टर्स हैं वो उनको थोड़ा सा पीरियड ऑफ फेलियर देखना पड़े। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि पूरी तरह से ही मतलब कि फेल हो जाएंगे। तो मतलब कि ये जो लास्ट 3 हमने देखे हैं इंक्लूडिंग दिस वन, उसमें उनको ऐसे यूज करा है कि क्या है कि जो ये फार्मा, एफएमजीसी, फार्मा, सीमेंट, आईटी, टेलीकॉम और जो स्टील कंपनीज हैं ये तो कैसे न कैसे करके थोड़ा बहुत लॉस करके कोविड मेस को पार कर जाएंगे। और जो ये सेक्टर्स हैं, टूरिज्म हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, मल्टीप्लेक्स ओनर्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, इनको थोड़ा सा फेलियर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड जेम एंड ज्वेलरी, इनमें से कुछ सेक्टर में हैव अ मिक्स बैग। मतलब कि इसमें से कुछ सेक्टर होंगे जो अच्छा कर जाएंगे और जो कुछ और पर कुछ होंगे जिनको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। लास्ट वन है गेज। गेज मीन्स एस्टिमेट और डिटरमाइन द अमाउंट, लेवल और वॉल्यूम ऑफ समथिंग। तो मतलब इन्होंने ऐसे यूज करा है कि टू व्हीलर सेल अ प्रॉक्सी यूनिट टू गेज रूरल कंजम्पशन ड्रॉप 30-35% फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या जो टू व्हीलर सेल्स है जिसको हम प्रॉक्सी मान लेते हैं रूरल कंजम्पशन को गेज करने के लिए, मेजर करने के लिए, कि हम मान लेते हैं कि अगर टू व्हीलर की सेल्स बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि रूरल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। टू व्हीलर अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा एसेंशियल मानेंगे पर वहाँ पे रूरल एरियाज वो उसको आज भी लग्जरी ही मानते हैं। तो इसे कहा है कि एक तरह से गेज मतलब मीन्स मेजर करना। तो कहा टू व्हीलर कंजम्पशन एक तरीके से हेल्प करता है हमें मेजर करने में रूरल कंजम्पशन को। आर्टिकल में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें जरूरत है जानने की अगर हमें आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए उसे भी एक एक करके देख लेते हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स।
Durable goods industry consists of durable goods and appliances for domestic use such as a television, refrigerator, air conditioner and washing machines. Instruments such as cell phones and kitchen appliances like microwaves are also included in this category. तो बेसिकली अगर बोले तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर खरीद तो लेता है एक बार, पर उसको फिर 2-3 सालों तक यूज करता है। मतलब वो लॉन्ग टर्म परचेज में आ जाता है कि अगर एक बार खरीद लिया तो फिर उसके बाद 2-3 सालों तक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने टीवी खरीद लिया तो उसे फिर 2-3 साल होता ही है कि आप उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्रिज भी सेम है, एसी भी सेम है। आगे जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में उन्होंने आर्टिकल में काफी ज्यादा बताया हुआ है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कैसे इफेक्ट हुई है कोविड की वजह से। नेक्स्ट है डिलिंक्वेंसी रेट। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ अ लोन दैट आर पास्ट ड्यू। इट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ अ लेंडिंग कंपनीज और बैंक लोन पोर्टफोलियो। तो बेसिकली ये रेट वो रेट होता है जो एक तरीके से दर्शाता है कि कितना अमाउंट एक बोरोवर ने जो लिया था वो अभी तक पे नहीं किया है। अब लेकिन एक ये चीज है कि फिर क्या डिफरेंस है डिलिंक्वेंसी में और डिफॉल्ट में। तो आगे चीज मैंने बताया हुआ है कि इन अ फाइनेंशियल सेंस डिलिंक्वेंसी अकर्स एज सून एज अ बोरोवर मिसेस अ पेमेंट ऑन अ लोन। इन कॉन्ट्रास्ट डिफॉल्ट अकर्स व्हेन अ बोरोवर फेल्स टू repay the loan as specified in the original contract. Most creditors allow a loan to remain delinquent for some time before considering it in default. So basically ये है कि delinquency तब होती है जब वो मिस कर दे। सिर्फ कि मान के चलो अगर उसका 1 महीना उसने मिस कर दे, 2 महीने मिस कर दे, तो वो हम delinquency में उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन वो अगर बिल्कुल ही अब देने से मना कर दे तो उसको फिर डिफॉल्ट मानेंगे। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी तो पता इजी है, वो तो है अ टैक्स पोजेस ऑन अ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय द स्टेट। तो जब भी हमें प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है उस पर। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। It refers to the portion of a bill that the insurance company doesn't cover and the individual must pay on their own. These include deductibles, co-pays and insurance. तो बेसिकली जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को वो वाला पोर्शन है मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो एक कस्टमर को खुद अपनी जेब से देना पड़ता है और वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं कर पाती। क्योंकि सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर तो कवर नहीं करती। तो कुछ है जो मैंने अगर इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो कुछ ऐसा नहीं है कि 100% अगर मेरा 1 लाख रुपए का बिल आ गया तो 1 लाख रुपए ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर करेगी। पर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ पोर्शन जो मुझे पे करना पड़ेगा और उस पोर्शन को जो मैं पे कर रहा हूँ वो मेरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा था कि दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेटेड दैट एन इंक्रीज इन हेल्थ एक्सपेंस फ्रॉम 1% to 2.53% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन डिक्रीज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 65% to 30% ऑफ द ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेंड। कहा है कि अगर ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि अगर हम 1% ऑफ जीडीपी का भी खर्च करते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, तो अगर उसको इंक्रीज करके 2.5 या फिर 3% कर दें तो जो अभी करंट एवरेज कंज्यूमर का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है जो कि 65% है, वो रिड्यूस हो जाएगा 30% तक। लास्ट है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। तो आपको ये समझना होगा कि डिमांड फॉर मनी 3 टाइप की होती है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। तो एक एक करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी ये है जब हमें पैसा तभी चाहिए जब हमें कुछ नॉर्मली चीजें खरीदनी है, बस कि हमें फ्रिज खरीदना है, कुछ राशन खरीदना है, वो सारा ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में आएगा। सेकंड है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये तब है जब आपको मनी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए तो उसको स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में है। और जो थर्ड है वह प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। ये तब है जब आप पैसा आपको तब जरूरत है क्योंकि आपको डर है कि आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को कोप करने के लिए तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप कैश को अपने पास रखते हैं, तो वो चीज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में है। तो आर्टिकल को शुरू करते हैं। आर्टिकल स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि मीट हाउसेस कैन टेल व्हेन पीपल फेस फाइनेंशियल क्राइसिस। मीट ईटिंग मिडिल क्लास families are cutting their food expenditure. So if chicken sales are also go down in the following weeks, it will mean that financial situation in lower middle households is now getting affected due to this pandemic. तो कहीं मीट शॉप्स होती हैं उससे पता चल जाता है कि उनको जो उस एरिया की फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे इफेक्ट हो रही है। तो कहीं कि मीट ईटिंग यहाँ से इसका मतलब है जो हाई एंड मीट होता है जैसे कि मटन हो गया, बीफ हो गया, पोर्क हो गया, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो चिकन होता है उससे। तो कहीं क्योंकि उन्होंने जो मीट ईटिंग फैमिलीज है उन्होंने तो वैसे ही अपना एक्सपेंडिचर मीट पे कम कर दिया है। तो कहा है कि अगर कुछ वीक्स में अगर आप चिकन सेल्स भी नीचे चले जाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जो अपर मिडिल क्लास थी उसकी तो फाइनेंशियली वो इम्पैक्ट हुआ ही है कोविड-19 से, पर जो लोअर मिडिल क्लास है वो
वो भी अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है उन्होंने कि इफ़ द सेल्स ऑफ फिश, मीट एंड पोल्ट्री, बेसिकली प्रोटीन बेस्ड डाइट गेट अफेक्ट्स, इट्स एन इंडिकेशन दैट रूरल इनकम हैज बीन अफेक्टेड सीवियरली। ये तो क्योंकि अब जब ऐसा होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट, जिसमें बेसिकली पोटैटोज आते हैं, मतलब क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उससे तब लोग अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट से प्रोटीन बेस्ड डाइट पे शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे नॉर्मली लोग आलू खाते हैं और क्योंकि कुछ भी चीज़ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, लेकिन जब उनकी इनकम इंक्रीज होने लग जाती है तो वो एग्स, चिकन, फिश, मटन वो सब खाना शुरू करते हैं। तो कहा है कि अगर इनकी सेल, जो प्रोटीन बेस्ड डाइट है उसकी सेल अगर कम होना शुरू हो जाए तो ये एक इंडिकेशन है कि जो, क्योंकि फिर होगा क्या कि तब लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट पे दोबारा शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये पता रहा है कि जो रूरल इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो प्रोटीन बेस्ड डाइट है वो ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज में खाते हैं और अर्बन एरिया में भी अब अपर मिडिल क्लास है उसकी भी इनकम इफेक्ट हो रही है कोविड-19 की वजह से, और जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी भी अगर चिकन सेल कम हो जाती है तो पता चल जाएगा कि उसकी भी कम हो रही है। ऑब्वियस हो जाएगा कि उनकी लाइवलीहुड पे भी फर्क पड़ा है। दिस में हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। जो ये प्रोटीन बेस्ड डाइट होती है लोग तब लेते हैं जब उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो तब, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम ही रिड्यूस हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो वो अब जो मेन उनका एसेंशियल फाइनेंशियल सोर्स है अब वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से खरीद, और वो बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ जो लोग खरीदते थे एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के वो भी उन प्रोडक्ट्स की सेल पे भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन इज द फल्क्रम ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड इट अकाउंट्स फॉर ओवर 60% ऑफ आवर जीडीपी। क्योंकि हमें पता है जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कैसे कंप्यूट होती है, वो होती है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फिर इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो क्या जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वही 60% ऑफ द जीडीपी होता है। क्या है क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल जीडीपी तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर क्या, कंजम्पशन इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद हायर वेजेस लीडिंग टू मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर्स, बट वेज ग्रोथ हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली टू ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो क्या है क्योंकि कंजम्पशन का और हायर वेज का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि ये तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वेजेस बढ़ती है लोगों की उनकी कंजम्पशन नहीं बढ़, लेकिन और वेजेस बढ़ नहीं रही है कुछ सालों से, और जो उनके पास जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी था वो भी कोविड की वजह से वाइप आउट हो गया। तो इस वजह से उनकी कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। क्या है, इन दी फर्स्ट पैंडेमिक वेव लास्ट ईयर एवरेज हाउस होल्ड वर ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस, बट विद हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लोन मोरेटोरियम सपोर्ट द कंट्री टैकल द फर्स्ट वेव टू सम एक्सटेंट। तो क्या है कि फर्स्ट वेव से ही लोगों की बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया था, लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्कीम चलाती थी जैसे कि पीएम गरीब कल्याण योजना थी और बाकी सारी स्कीम भी थी, और उसमें लोन मोरेटोरियम भी प्रोवाइड कर दिया था कि कुछ टाइम तक अगर आप पे भी ना करो अपनी इंस्टॉलमेंट तब भी चल जाएगा। तो फर्स्ट वेव को लोगों ने जैसे तैसे करके हैंडल कर लिया, लेकिन सेकंड वेव में कहा है कि उन्होंने सेकंड वेव रेजिंग अक्रॉस द विलेज कुड बी फार मोर द इकोनॉमिकली ड्रेनिंग देन द फर्स्ट वन, क्योंकि अब जो कहा है वो प्राइमरली विलेजेस, जो रूरल एरिया विलेजेस है वहां पे सबसे ज्यादा हुआ, और कहा है क्योंकि और वहां पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। तो जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का को इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी तो ऑब्वियसली एट अ लार्ज स्केल नेशन वाइड भी वहां पे भी फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि दिस टाइम पीपल हैव सीन अ लॉट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंस, दे मे नॉट इंडल्ज इन बाइंग इवन व्हेन इन्फेक्शन कम डाउन, कंज्यूमर आर इन प्रिकॉशनरी ओवर सेविंग मोड। तो वो कहा है कि इस बार लोगों से बहुत ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो और इसी वजह से लोग, और क्योंकि उनका आउट ऑफ पॉकेट क्योंकि ज्यादातर पैसा उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर जा रहा है, और तो वो कह रहा है कि अब लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी ओवर सेविंग मोड में आ चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें क्या लग रहा है कि सेव करते रहते हैं कि आप कल क्या चीज की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए अब वो बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं, और इसलिए अब वो क्योंकि अब उन्हें हमेशा पैसा बचाने की जरूरत है तो वो लोग बाकी चीजों से भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो लोग पहले से खरीद लेते थे वो चीज पे एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे और उल्टा सेव करेंगे। नेक्स्ट है, सेविंग डिपॉजिट्स हैव रिजन फ्रॉम 146 लाख करोड़ इन दिसंबर 2020 to 152 lakh crore in early April this year. A similar trend was observed during the first wave when the bank deposit accumulated at a much faster pace. This time the pace of deposit accumulation has been relatively slower as health care costs have mounted and people feeling the need to hold a part of their savings in cash to meet medical expenditure. तो हुआ क्या है ये कि बैंक डिपॉजिट बढ़ चुके हैं 146 लाख करोड़ से 152 लाख करोड़। तो हुआ क्या, तो इससे ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि लोग बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं अपने पैसा को। और कहा है क्योंकि यही सेम चीज़ फर्स्ट वेव में भी देखी गई थी, सेकंड वेव में तो हो रहा है, फर्स्ट वेव में यही चीज़ देखी गई, लेकिन फर्स्ट वेव में जो पेस था कि लोग बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं,
सेव उस टाइम पे भी कर रहे थे, सेव इस टाइम पे भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा था उस टाइम पे लोग सेव करके बैंक में अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, पर इस टाइम पे वो चीज़ नहीं है। इस टाइम पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग सेव करके अपने पास ही रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कल क्या चीज़ की जरूरत पड़ जाए, कल क्या पता कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए वो लोग अपने पास ही पैसा सेव करके रख रहे हैं रादर देन डिपॉजिटिंग इट इनटू अ बैंक अकाउंट। आगे उन्होंने डिस्कस करा पेंटअप डिमांड को। पेंटअप डिमांड बेसिकली वो है कि लोगों ने अपनी डिमांड वो चाहते हैं, पर वो अभी उस डिमांड को परस्यू नहीं कर रहे क्योंकि वो आई पता नहीं उनको कि आगे उन्होंने डिस्कस करा हुआ पेंटअप डिमांड को। उन्होंने आगे लिखा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव पीपल हैड पोस्टपोन्ड बाइंग एंड जस्ट सेव मनी टू स्पेंड इट लेटर ऑन। Same may not happen this time as the consumer wallets have been hit by second wave and will have an impact on overall consumption। तो कहा है कि उन्होंने जो फर्स्ट वेव आई थी तब लोगों ने अपनी जो बाइंग थी उनके जिनको भी इनको खरीदारी करनी थी वो उन्होंने उनको पोस्टपोन कर दिया था उन सारे डिसीजन को और सेव करना शुरू कर दिया था। बट इस बार वो चीज़ नहीं होगा कि अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि लोग खरीदना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि पिछले वाले वेव में हुआ क्या था कि लोगों ने सेव कर लिया था अमाउंट को, बट इस बार वो सेविंग भी खत्म होती गई है। तो अब लॉकडाउन खोलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि डिमांड बढ़ जाए। तो अब पेंटअप डिमांड जो पिछली बार थी और जिससे लॉकडाउन जब खुला था उस टाइम पे तब डिमांड की वजह से इकोनॉमी थोड़ी और रिवाइव होना शुरू करी थी, वो इस बार होना शायद से मुश्किल है। आगे उन्होंने कहा है कि जॉब लॉसेस आर माउंटिंग according to CMIE 7.35 million people lost their job up to April FY 2020 up to April FY 22. 6 million of it from agriculture and allied sector. Agri product merchants and millers in Rajasthan, UP and Punjab expect an 8 to 10% decline in the consumption of essential commodities such as grain and pulses and 4-5% decrease in the agriculture output in the upcoming season। तो क्या है क्योंकि अब जॉब लॉसेस भी बढ़ चुकी है और ये यहाँ पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने भी ये बताया कि अप्रैल तक कुछ 7.35 मिलियन लोगों की जॉब जा चुकी है और जो ये यहाँ पे यूपी राजस्थान और पंजाब के लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 to 10% डिक्लाइन होगा कंजम्पशन में एसेंशियल गुड्स के लिए और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है कि अपकमिंग सीजन में कम हो। नेक्स्ट डिस्कस करा है कि उन्होंने कंजम्पशन कैन बी सीवियरली अफेक्टेड इफ द पीपल्स परचेसिंग पावर कम्स डाउन ड्रास्टिकली। तो वही है कि अगर परचेसिंग पावर मतलब कि मान के चलो अगर कि उनके अगर फाइनेंशियली अगर उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा एक रीज़न बन सकता है कि उनकी कंजम्पशन में भी इफेक्ट पड़े। जॉबलेस ग्रोथ विच मे नॉट बी अ गुड मॉडल इन दिस टाइम विच वी वर हैविंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स विदाउट क्रिएटिंग एडुकेट जॉब एंड ब्रिजिंग इनकम इनक्वालिटी इंडिया कैन नेवर बी अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। तो कहा है कुछ सालों से ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से ही इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, उससे पहले भी सेम चीज़ चल रही थी कि जॉबलेस ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा था इंडियन इकोनॉमी में। तो कहा है कि अब वो काम नहीं चलेगा। अगर हमें कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनानी है तो हमें जॉब्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा और इनकम इनइक्वालिटी को भी कम करना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि since consumption of seeds has not fallen so far, it can be assumed that a farmer will continue cropping in the upcoming season. But if demand for produce drops and price fall, farmers will stay away from the मंडीज। तो वही कहा है कि अभी तक ये तो नहीं देखा गया है कि जो सीड डिमांड है वो कम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि लोग खरीद रहे हैं सीड्स को, जो फार्मर्स हैं वो खरीद रहे हैं सीड्स को। तो मतलब खरीद रहे हैं तो इसलिए ना ताकि उसको आगे चल के सो करेंगे। बट ये भी चीज़ नहीं है कि मान के चलो हार्वेस्टिंग भी हो गई लेकिन डिमांड ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो खरीद ही नहीं रहा और इस वजह से प्राइस भी कम हो जाता है क्योंकि उस मार्केट में जो हार्वेस्ट का प्राइस है वो मार्केट में कम हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर जो फार्मर्स है वो भी नहीं बेचेंगे क्योंकि कम दामों में क्यों बेचेंगे वो लोग। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर आगे उन्होंने ये डिस्कस करा है कि रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसल एंड केयर हैव पैक्ड GDP in the range of 8.2 to 9% this fiscal. A few economists see it contracting to 7% if infection cases decreases in coming months and vaccination drive increases. India may be able to recover some lost ground. Corporates can try to revive the market once we overcome the pandemic, but all in all it's less likely to see pent up demand for goods and services। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने ये कहा है कि कुछ 8 to 9% ग्रोथ हो सकती है इस बार, बट कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 7.7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी
जीडीपी। फिर कहा है कि अगर इन्फेक्शन केसेस कम हो जाते हैं कुछ आगे वाले महीने में और जो वैक्सीनेशन ड्राइव वो बढ़ जाती है तो हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत हम रिकवर कर पाएंगे। और जो कॉर्पोरेटिव हाउस है जब अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो वो भी कुछ हेल्प करेंगे मार्केट को रिवाइव करने के लिए। बट हम पूरी तरह से ये नहीं कर सकते कि उस टाइम पे जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो लोग मतलब एकदम से खरीदना शुरू कर देंगे और हर चीज़ के लिए कंज्यूमर डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जैसा पिछली वेव में हुआ था कि जैसे लॉकडाउन को हुआ था तो पेंटअप डिमांड जो लोगों ने रोक रखी थी लॉकडाउन के टाइम पे वो एकदम से बढ़ गई और जो शॉपिंग मॉल की सेल्स बाकी सारी चीज़ों की भी सेल्स थी वो बढ़ने शुरू हो गई। बट इस बार वो देखने को शायद से नहीं मिल सकता क्योंकि पिछली बार जो कोविड फर्स्ट वेव के टाइम पे लोगों ने जो पेंटअप डिमांड कर थे मतलब कि जो लोगों ने कंज्यूमरों ने चीज़ें खरीद नहीं रहे थे वो बल्कि उस अमाउंट को सेव कर रहे थे उसके लिए और बाद में जब लॉकडाउन खुला तो उन्होंने खरीदना शुरू करा। लेकिन इस बार क्या हुआ है सेव तो इस बार भी करा बट वो सेविंग से खत्म हो गए क्योंकि वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंडिचर उस चीज़ के लिए वो पैसा काफ़ी कम हो चुका है। तो इसलिए अब वो पेंटअप डिमांड इस बार जो सेकेंड वेव के बाद है ज़रूरी नहीं है कि हो या फिर होगी तो बहुत कम हो गया। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं पर वो इकोनॉमी की तरफ उनका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अपबीट मतलब ऑप्टिमिस्टिक। तो ये चीज़ है कि उन्होंने कहा कि इक्विटी एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट एफएमजीसी फार्मा सीमेंट आईटी टेलीकॉम एंड स्टील कंपनीज कैन ओवरकम कोविड वेव विद मिनिमम लॉस। ऑटो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स हाई स्ट्रीट रिटेल ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस मल्टीप्लेक्स ओनर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड एयरलाइन में परफॉर्म पुअरली। रियल स्टेट बैंकिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में से मिक्स्ड परफॉर्मेंस। तो क्या है कि जो ये वाले जो एनालिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं वो देखते हैं कि जो ये सारे सेक्टर है एफएमजी से ये थोड़ा सा बस लॉस फेस करेंगे और ये कोविड की जो ये वेव आई है इन सबको पार कर जाएंगे। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है और जो ये मल्टीप्लेक्स ओनर्स होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी मतलब जो होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा पोरली परफॉर्मेंस करे। और जो रियल स्टेट बैंकिंग है इनमें थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स रहेगा कि कुछ सेक्टर हैं जो बहुत अच्छा करेंगे या फिर कुछ होंगे जो स्ट्रगल करेंगे। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है ये डायग्राम आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो कि इसमें ये चीज़ को ध्यान उन चीज़ों को सेक्टर को देखो जिन पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो सेक्टर दैट में पिंच फील द पिंच इस चीज़ में आपको देखना कि आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब फिर मैंने ये सारे सेक्टर्स देखे जो सबसे ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से। अब ये नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है इसमें मैंने BSE 30 के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करा है। तो देखो क्या है कि इसको देखो कि कौन सी कंपनी से इसके अंदर इंक्लूडेड है और उन सेक्टर्स को देखो जो कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो देखो कि बहुत सारी जैसे कि हॉस्पिटैलिटी से कोई भी नहीं है इसके अंदर, एविएशन के अंदर भी कोई नहीं है, जेम्स एंड ज्वेलरीज की भी कोई कंपनी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंडेक्स में कोई भी नहीं है कंपनी और मल्टीप्लेक्स के लिए भी कोई नहीं है। तो क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एसए में कि स्टॉक मार्केट और इकॉनमी में ये इतना डाइवर्जेंस कि स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी अपना मतलब हाईएस्ट टच कर रहे हैं और जबकि जो इकॉनमी है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और नीचे जा रही है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस क्यों? क्योंकि एक टाइम पे तो ये माना जाता था ना कि स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है इकॉनमी को गेज करने के लिए, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। क्यों? अब ये मतलब एक रीज़न ये भी चीज़ है कि अब के टाइम पे जो सेंसेक्स हैं जो या फिर हमारे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं वो कैप्चर ही नहीं करते पूरी इकॉनमी की इमेज को, क्योंकि वो बहुत सारे सेक्टर्स को तो लेफ्ट आउट ही कर रहे हैं जो कोविड-19 की वजह से सीवियरली अफेक्टेड हुए हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनसाइड बोल कि ये फुल पिक्चर ने दिखाता अब स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस है। यही सेम चीज़ उसके लिए भी है, निफ्टी के लिए भी। निफ्टी 50 है जो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, वो सारे सेक्टर्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहा जो सीवियरली इफेक्ट हुए हैं। आगे उन्होंने कहा है हाउएवर मैनी कॉर्पोरेट्स सीम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर, सम ऑफ देम आर इवन होपिंग फॉर वन मोर राउंड ऑफ अ पेंटअप डिमांड व्हिच कुड सेट देम ऑन एन इजी ग्लाइड पाथ। देयर रैशनल डिमांड फॉर personal mobility will continue as consumer will move away from public transport and share mobility due to COVID fear. If economy trend upwards, this underlying demand should come back. अब यही कहा है कि उन्होंने, लेकिन जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट फ्यूचर और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पेंटअप डिमांड इस बार भी हो, जैसे फर्स्ट वाले वेव के टाइम पे हुआ था वो ही इस बार भी हो। और यह है कि उसके पीछे क्या रीज़न क्या है, क्योंकि बोला हुआ है कि जब कोविड-19 अभी ये
सेकेंड वेव के बाद जो पर्सनल मोबिलिटी की है उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अब अपना पर्सनल कार या स्कूटर जो भी है वो लोग ज़्यादा खरीदने के लिए पसंद करेंगे, क्योंकि अब शेयर मोबिलिटी मतलब अब कैब में जाना अब लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, खासकर जो शेयरिंग वाले होते हैं उसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कोविड ना हो जाए इसका सबको डर है। तो क्या है कि अगर ये डिमांड आ जाती है तो फिर ये इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करेगा। फिर आगे उन्होंने कहा है कि टू व्हीलर सेल आ प्रॉक्सी यूनिट टू गेज रूरल कंजम्पशन ड्रॉप 30-45% फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स, बट दिस दे attribute it to shutdown of factories and retail outlets and are upbeat about prospect in the coming months. We see sanity come back in Q2 given the underlying demand factors still exist, whether it is monsoon, crop liquidity or need for mobility. तो एक है कि हाँ ये तो सही है कि जो टू व्हीलर सेल है जो मतलब एक तरीके से बैरोमीटर है उसको रूरल कंजम्पशन को कंप्यूट करने का, वो तो कम हुई है, वो 30-45% कम हुई है इस बार। बट उन्होंने कहा है कि उस सेल का कम होना ये वजह ये हो सकती है क्योंकि फैक्ट्रीज उस बार बंद हुई थी और जो मतलब जो शॉपिंग मॉल्स थे इनके जो या फिर ये इनके रिटेल आउटलेट होते हैं वो सारे बंद थे, इस वजह से सेल कम हुई है, क्योंकि वो तो बंद थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो उन्होंने कहा है कि इस वजह से हुई है, बट इस वजह से नहीं हुई कि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। समझ रहे हो, दोनों में फ़र्क है। तो वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है ये लॉकडाउन की वजह से इस बार सेल्स कम हुई है टू व्हीलर्स की, अदरवाइज इट कुड हैव बीन मच बेटर। आगे उन्होंने कहा कि रूरल सेल्स आर गोइंग टू पिक अप ऑन द बैक ऑफ टाइमली मानसून एंड गुड हार्वेस्ट इफ टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स गेट देयर प्रेडिक्शन राइट एंड इफ कंजम्पशन कम बैक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज स्टैंड टू बेनिफिट बाय अ गुड मेजर। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हैज बीन हिट हार्ड ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग कोविड इन्फेक्शन ड्यूरिंग समर मंथ्स व्हेन कंपनी से डू ब्रिस्क बिजनेस। तो उन्होंने कहा है कि जैसे अगर मानसून अगर सही आ जाए और अगर अच्छी फसल हो जाए, हार्वेस्ट अच्छा हो जाए, तो रूरल सेल ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उनकी रूरल इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसून अच्छा हो। और मानसून जो उसने इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने तो कहा है कि मानसून इस बार अच्छा होगा, तो हो सकता है कि मानसून अच्छा हो और हार्वेस्ट अच्छा हो तो रूरल सेल्स ही बढ़ जाएगी। और रूरल सेल बढ़ गई तो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स थे तो उनके हिसाब से जो प्रेडिक्शन थी वो भी काफ़ी सही हो जाएगी और रूरल कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं जो मतलब कि एसी ये सब किचन अप्लायंसेस वो सारा बेचते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि अदरवाइज तो फिर उनको लॉस ही हो रहा है इस बार की जो गर्मी, क्योंकि गर्मियों में ही उनका मेन बिजनेस होता है। तो एसी फ्रिज तो सर्दियों में कौन खरीदता है, गर्मियों में खरीदता है। तो वही चीज़ करके नहीं तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा अगर मानसून और हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि कंपेयर विद द समर ऑफ 2019 50% ड्रॉप इन सेल दिस टाइम, दिस इम्पैक्ट इज बीन फेल्ट बोथ इन रूरल एंड अर्बन मार्केट दिस टाइम। तो ये कहा कि इस साल जो समर सेल्स है वो 50% डिक्रीज हुआ था पिछले 2009 कंपैरिजन में, बट वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। जो ये इस बार का डिक्रीज है वो थोड़ा आगे चल के जो स्प्रिंग आ जाएगा उस टाइम पे शायद से कॉम्पनसेट हो जाए अगर हार्वेस्ट सही हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि बैंक्स एंड NBFCs विच फाइनेंस द परचेज ऑफ consumer durables are going slow on fresh loan dispersal now. Lenders are not pushing a small ticket unsecured loan anymore as they expected delinquency rate to increase over the next few months. तो उन्होंने कहा है कि जो क्योंकि बैंक्स और NBFCs जो कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेज को फाइनेंस करते हैं वो भी इस बार फ्रेश लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या है क्योंकि इस बार सब फाइनेंशियली थोड़ा परेशान है। तो इसलिए ये हो सकता है कि वो लोग भी ना पे कर पाए अगर उनको लोन दे भी दिया, अगर जो स्मॉल टिकट मतलब कि छोटा लोन और अनसिक्योर्ड मीन्स कि कोई कोलैटरल नहीं लिया है। अगर आपको फ्रिज व्रिज खरीदना है तो उसके लिए आपको ये थोड़ा है कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको अनसिक्योर्ड बोलेंगे, जिसके पीछे कोई कोलैटरल की बैकिंग नहीं है। तो क्या है कि क्योंकि कोलैटरल तो ले नहीं सकते अनसिक्योर्ड लोन में, तो और लोगों की फाइनेंशियल हालत भी ख़राब है अभी थोड़ी, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करें कि डिलिंक्वेंसी रेट इंक्रीज हो सकता है कुछ आने वाले महीनों में, तो इसलिए वो स्मॉल लोन्स भी नहीं दे रहे हैं। आगे कहा है कि बाय नाउ पे लेटर ऑफर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आर रेयरली सीन दीज डेज। बैंक्स आर मोर इनटू सिक्योर्ड लेंडिंग नाउ, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ होम लोन्स इवन नाउ। पीपल आर बाइंग होम्स बिकॉज loan rates have fallen, builders are willing to negotiate on the price and several states have waived off stamp duty. But large real estate developers are worried about a rising COVID infection that has begun to deflate demand and customers' buying capacity. The last 6 months were good in terms of sale. Work from home has pushed people to buy larger homes. These lockdowns have taken away the livelihood of the people. We need to bounce back in a quick time, and the only way to
डू दैट इज बाय वैक्सीनेटिंग पीपल एट मच फास्टर पेस। तो ये कहा है पहले जो बाय नाउ और पे लेटर वाला ऑफर था वो भी अब लोग दे नहीं रहे हैं बैंक्स, और कहा है कि सिक्योर्ड लैंडिंग लेकिन जारी है और लोग घर खरीदना ही प्रेफर कर रहे हैं इस बार। क्योंकि क्या है, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम आ गया तो लोगों को अब ऑफिस स्पेस भी चाहिए होता है उसको सेपरेट करने के लिए, जो नॉर्मल हाउस उनका उनसे सेपरेट करने के लिए। तो इसलिए वो रियल स्टेट डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है और उसके लिए लोन भी इजीली मिल रहा है क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन में आता है।